इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्ते, मैं हूं अजितेश मिश्रा। ज्योतिष की जुबानी दिग्गजों की कहानी। जी हां, देश की सत्ता के लिए महारन जारी है और 7 चरणों में मतदान और 4 जून को नतीजे हैं। इसके साथ ही साफ हो जाएगा कि देश की सत्ता में इस बार कौन आरूढ़ होगा। क्या तीसरी बार एनडीए सरकार के मुखिया के तौर पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, या फिर इंडिया गठबंधन एनडीए को परास्त करते हुए देश की सत्ता में काबिज होगा? क्या राहुल गांधी की कुंडली में इस बार सत्ता का योग है, या फिर प्रधानमंत्री फिर से एक बार सत्ता में काबिज होंगे? यूपी में अखिलेश यादव क्या इस बार कमाल दिखा पाएंगे, और क्या कहते हैं अमेठी में स्मृति ईरानी के सितारे इस बार? इन सभी सवालों का जवाब हम जानेंगे ज्योतिष के जरिए। अब आप सोच रहे होंगे कि राजनीति में ज्योतिष का क्या काम है, लेकिन यह भी याद रखना होगा कि वैज्ञानिक के दौर में ज्योतिष भी विज्ञान है, और बड़े बड़े राजनीतिज्ञ से लेकर देश के शीर्ष नेता तक अपने सभी काम अपनी राशि, अपनी कुंडली को देखकर ही करते हैं। तो राजनीति से लेकर राज करने की नीति में किसके सितारे बुलंद हैं और किसका शनि भारी है, आज हम जानेंगे। दिग्गज नेताओं की कुंडली क्या कहती है, बड़ी सीटों का कुंडलीय गणित क्या संकेत दे रहा है, और इस बार कौन किस पर भारी पड़ेगा। और यह सब बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य विजय वर्मा जी। विजय वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम। मैं अजितेश। नमस्कार जी, नमस्कार। आप देखिए, आप चूंकि सवाल सीधा सा है, और चूंकि राजनीति में तो घुमा फिरा के बात की भी जाती है, लेकिन कहा जाता है कि जब किसी ज्योतिषाचार्य से बात करिए तो साफ साफ पहली बात रख दीजिए, बता दीजिए। तो सस्पेंस हम आखिर में खोलेंगे, लेकिन तमाम राजनीतिज्ञों के जब भविष्य की बात करेंगे तो शुरुआत दरअसल अभी हाल ही की घटना से कर लेते हैं। राहुल गांधी बहुत चर्चित नाम है, अमेठी छोड़कर रायबरेली पहुंच गए, तो उनका गणित जो है वो क्या कहता है, उनकी कुंडली में राजयोग है या नहीं है, आचार्य जी? दोस्त, हमने बहुत पहले भी इस बारे में चर्चा की थी काफी कुछ। हाँ। कि राहुल गांधी जी की जो कुंडली है उसके बारे में हमने बहुत जबरदस्त तरीके से एक कहना चाहिए कि एनालिसिस किया, और एनालिसिस करने के बाद जो हमको रिजल्ट दिखाई पड़े तो उस पे जो राजयोग है वो थोड़ा सा हमको नहीं दिखाई पड़ता। और सबसे बड़ी बात ये है कि उनकी जो कुंडली है वो कुछ इस तरह की है कि वो चर्चा में तो हमेशा रहेंगे, चर्चा में हमेशा रहेंगे, भीड़ भी बहुत सारी जुटाएंगे। और अब की बार का भी जो ये चुनाव है, ये चुनाव उनके लिए बहुत कठिन चुनाव है, क्योंकि इस बार का जो हम लोगों के ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से देख रहे हैं कि जो शनि देव हैं उनको अब की बार हम लोगों ने सत्ता दी हुई है, मंत्री पद शनि देव ने संभाला हुआ है। और शनि देव के बारे में जैसा कि सब जानते हैं कि ये न्याय के देवता हैं। तो अगर हम ओवरऑल देख रहे हैं तो अब की बार भी ये चर्चित खूब रहेंगे जी, अपनी जबान से फिसलेंगे और कई ऐसी चीजें कहेंगे जिसकी वजह से जो इनकी ग्रेविटी है, जो इनका वजन होना चाहिए राजनीति में, वो वजन ये नहीं पा पाएंगे। और हमें लगता है कि जो पिछली स्थितियां हैं उनसे भी बहुत अच्छी स्थिति तो इनकी नहीं रहेगी। चलिए, अब हम आसान कर रहे हैं आचार्य जी। अगर हम देखें राजनीतिज्ञों का काम, वो कोशिश करते हैं आपके पास आने के लिए, ज्योतिषाचार्यों के पास जाने के लिए, और हम देखिए इंडिया वॉइस जो है वो साफ साफ बता ही दे रहा है, उनका काम हम कर दे रहे हैं आसान। तो अब अमेठी पर ही हम बात कर रहे थे, तो अमेठी में एक चर्चित चेहरा है स्मृति ईरानी, और बीजेपी ने एक बार फिर से मौका दिया है। 2019 का चुनाव जीत गई थी और एक बार फिर से मैदान में है, और उनके सामने लड़ाई जो उनकी है वो है किशोरी लाल शर्मा। आचार्य जी, इस बार क्या कह रही स्मृति ईरानी के सितारे जो हैं कितने बुलंद हैं? देखिए, स्मृति ईरानी जी के बारे में सिर्फ इतना हम कहेंगे कि एक तो उनकी कुंडली अगर हम नाम अक्षर के हिसाब से भी देखते हैं, और दूसरी जो हम उनकी कुंडली देख पा रहे हैं उसके हिसाब से अगर हम देख रहे हैं, तो स्मृति ईरानी जी का जो ग्राफ है, उनका जो कैरियर है, और खासकर राजनीति जो उनकी है, इस चुनाव के बाद से वो और बहुत ज्यादा पावरफुल महिला के तौर पे उभरेंगी। और हमको लगता है कि ये चुनाव पिछले बार से कहीं ज्यादा अच्छे तरीके से वो जीतेंगी।
अमेठी का जो चुनाव है जी, और उनके सामने ये बहुत ही किशोरीलाल अच्छे शर्मा तरीके है। से जीतेंगे। हाँ जी देखिए, किशोरीलाल शर्मा जी की मेरे पास कुंडली तो नहीं है, लेकिन नाम के अक्षर के हिसाब से हम उनकी मिथुन राशि देख रहे हैं। हाँ। मिथुन राशि के हिसाब से हम उनके लिए बहुत अच्छी पोजीशन नहीं देख रहे। हाँ। उसका कारण ये है कि अभी 13-14 तारीख से ही अभी सूर्य देव ट्रांसफर हो रहे हैं, और सूर्य का जो ये ट्रांसफर है, क्योंकि अभी तक शनि देव की दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ रही है, हाँ और अभी सूर्य उच्च के भी हैं, शुक्र के साथ में हैं। जी, लेकिन अब जो अभी 12-14 तारीख के बाद से जो सूर्य का ये ट्रांसफर होगा, हाँ। वो बहुत सी चीजें बीजेपी के पक्ष में जाएंगी। और किशोरीलाल जी, हमको लगता है कि उन्हें थोड़ा सा संतोष करना पड़ेगा, हाँ और कुछ नहीं कहेंगे हम। बिल्कुल। अभी सितारे उनके पक्ष में नहीं है, आपका ये कहना है, और चूंकि जी 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 जाहिर सी बात है, और ज्योतिष अपने आप में एक विज्ञान है जो अभी फिलहाल ये कह रही है। जी। आचार्य जी, इसके बाद अगर हम आगे बात करें और थोड़ा सा आगे चलें, तो अभी हाल में एक चर्चा थी, और बहुत बड़ी चर्चा थी कैसरगंज सीट को लेकर, और इस सीट पर नाम था बृजभूषण शरण सिंह का, जिनके नाम पर अगर हम बात करें तो काफ़ी मुश्किल हुई, पशुपेश की स्थिति रही, और आखिर में वो नाम हट गया, और जो टिकट है वो उनके बेटे को दे दिया गया, करण भूषण शरण सिंह को। आप यहाँ पर पिता की सत्ता को कितना बरकरार रख पाएंगे वो? देखिए, हम जब ये नाम का ऐलान हुआ, हाँ। तो हम उसी समय रिसर्च करने में जुट गए थे अपने ऑफिस में, और नो डाउट हमको ऐसा लगता है कि करण जो है अपने पिताजी से 2 कदम आगे रहेंगे, और हाँ। आज की तारीख में उनका जीतना तो तय है। हाँ। और आपको एक चीज हम और बताएंगे अमितेश जी कि करण जो है वो यूथ को होल्ड कर रहे हैं, और इसको भी भाग्य कहते हैं। हाँ। और इसको भी ज्योतिष विज्ञान ही कहते हैं, और कहीं ना कहीं भाग्य भी है कि करण का कहीं कोई नंबर ही नहीं आना था। अच्छा। कोई कह भी नहीं सकता था, सोच भी नहीं सकता था। हाँ। लेकिन उनकी ये जो एंट्री हुई है राजनीति में, वो दमदार तरीके से चुनाव को जीतेंगे, और साथ में आने वाले वक्त में यूथ को अच्छा लीड भी करेंगे। जी जी आचार्य जी, तो हम उनका जीतना तो तय है। हाँ जी। बिल्कुल। लेकिन इसके साथ ही साथ एक जब उनके पिता का नाम भी आता है बृजभूषण शरण सिंह का, क्योंकि अब फिलहाल वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो सवाल ये उठ जाता है कि उनका राजनीतिक भविष्य जो है, क्योंकि बेटे का राजनीतिक भविष्य तो उदय हो रहा है, शुरुआत हो गई है, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह का जो राजनीतिक भविष्य है, वो भले ही बेटे की प्रगति बाप की प्रगति होती है, लेकिन उनका अपना एक राजनीतिक वजूद है। उनका गणित जो है वो क्या नजर आता है, उनके सितारे क्या कहते हैं आचार्य जी? अक्टूबर 2022 के बाद से जैसे ही शनि देव का गोचर चेंज हुआ था, उसके समय से ही उनके ऊपर थोड़ी सी पीड़ा हुई थी। और शनि के बारे में तो ये मशहूर है कि शनि देव जब पीड़ा देते हैं तो जबरदस्त तरीके से देते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाला जो वक्त है वो ब्रजभूषण शरण जी के लिए भी निश्चित रूप से कुछ बहुत ही अच्छा और बहुत बड़ा करेगा। उनको पार्टी या हमारे ख्याल से राजनीतिक जीवन में कहीं ना कहीं कुछ नए एंगल उनको देखने को मिलेंगे, और हमको लगता है कि उन्हीं के परिवार में एक तरफ करण होंगे और दूसरी तरफ वो होंगे। और नाम है, आगे बढ़ते हैं हम, बात अखिलेश यादव की करते हैं। अखिलेश यादव अचानक से, कहीं चर्चा नहीं थी कि अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, और उन्होंने भी कभी नहीं कहा था, और अचानक से वो कन्नौज से ताल ठोक रहे हैं। आचार्य जी, आपको लगता है कि कन्नौज से चुनाव लड़कर अखिलेश यादव कोई कमाल दिखा पाएंगे? इसके अलावा जो 2 लड़कों की बात हो रही है जोड़ी की, वो टक्कर दे पाएंगी, और कन्नौज से क्या उत्तर प्रदेश फतेह की तरफ बढ़ते नजर आएंगे अखिलेश यादव? देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर हम बात करेंगे अखिलेश जी की कुंडली भी हमने बहुत देखी है, और अखिलेश जी की जो कुंडली है वो भी आपको अगर हम बताएं जी, इनके मंगल जो है वो द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, और कुछ ऐसी कुंडली है इनकी कि जिसकी वजह से, और खासकर ये राहुल जी और अखिलेश जी की जो जोड़ी है, ये फैक्ट है कि ये प्रदेश में कुछ 2-4-5 सीटें तो निकाल लेंगे, ये तो निकलनी है, ठीक है ना। लेकिन ये इनको बहुत ज्यादा लाभ तो नहीं देगा, किसी भी हालत में लाभ नहीं देगा। और ये एक्चुअली थोड़ा सा कहना चाहिए कि
मंगल की जो स्थिति है इनकी कुंडली में, उस कुंडली की वजह से ये अपने कार्यकर्ताओं के लिए ही भ्रम की स्थिति पैदा कर देते हैं। जी आचार्य जी, चूंकि जब बात अखिलेश यादव की हो रही है तो कहा यह भी जाता है कि जब आपकी राशि के अंदर ज्योतिष में ग्रह साथ आते हैं तो कुछ बातें बनती भी हैं, कुछ बातें बिगड़ती भी हैं। क्योंकि अखिलेश यादव के साथ में अब राहुल गांधी हैं और दोनों को जब हम मिला दें तो क्या इसका कोई फर्क अखिलेश यादव की राशि पर पड़ा है? एक साथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, साथ वाली राशि का, जितना मुझे जानकारी आचार्य जी आप क्लियर कर दीजिए। एक चीज एकदम ठीक कह रहे हैं। एक्चुअली है क्या कि राहुल गांधी जी की कुंडली में शनि देव नीच के होकर सप्तम भाव पे बैठे हुए हैं। हाँ। जिसकी वजह से क्या है कि अगर आप गौर करके देखो आप तो इनके साथ के ही जो बहुत सारे लोग हैं, जो इनके हम उम्र लोग हैं, तो वो इनसे खुद ही दूर होते चले जा रहे हैं। हाँ। अगर हम ज्योतिराव सिंधिया जी से बात करें या और भी जो और भी लोग हैं, हम उनकी अगर बात करें तो इनकी जो साथ के ही जो लोग हैं, ठीक है ना, वो इनके साथ छोड़ के चले जा रहे हैं। तो इनका ना साथ शनि के नीच के होने की वजह से महत्वाकांक्षाएं तो इनकी बहुत है, क्योंकि शनि की उच्च की दृष्टि है। लेकिन इनके साथ के जो लोग हैं वो इनके साथ परमानेंट नहीं रह सकते, और यही वजह है कि थोड़ा सा इनको दिक्कत है। आप चूंकि बात अखिलेश यादव की हो रही थी आचार्य जी, आपने बताया अखिलेश यादव के बारे में, तो डिंपल यादव का नाम भी यहाँ पर आता है। उनकी पत्नी है और इस बार चुनावी मैदान में भी है, हालांकि 19 में भी थी, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। देखिए एक चीज समझ लीजिए कि अखिलेश जी और डिंपल जी, इनके अगर हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखें तो दोनों लोग बहुत 6 नंबरी हैं। दूसरी चीज ये है कि अखिलेश जी की कुंडली के हिसाब से अगर हम देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो डिंपल जी की जो कुंडली है, क्योंकि इनका जो अखिलेश जी का सप्तमेश है वो राहु के साथ में है, गुरु चंडाल योग भी बना रहा है। तो यहाँ पे उनके लिए इस चुनाव की अगर हम बात करें तो बहुत बराबरी का और बहुत कांटे की टक्कर का हो सकता है। और इसमें हम ये कहेंगे कि जो जीतने का परसेंटेज है वो मेरे हिसाब से बहुत कम है। देखिए मेरे को ऐसा लगता है कि जो ये नई पीढ़ी है, तो हम फिर इनके परिवार के जो बाकी लोग भी सदस्य हैं, क्योंकि होता क्या है कि कहीं ना कहीं परिवार से जुड़ी हुई पार्टी है, परिवार को लेके ही चलने वाली पार्टी है। और अखिलेश जी की जो कुंडली है उसके हिसाब से जो बच्चे हैं वो भी इनके निश्चित रूप से राजनीति पे आना ही आना है, क्योंकि इनका जो पंचम का स्वामी है, पंचमेश है, वो भाग्य भाव पे बैठा हुआ है। ऐसा नहीं है, पूर्णमासी का जन्म है, सारी चीजें हैं, इमोशनल आदमी भी हैं, बहुत सी चीजें हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि द्वितीय भाव में सूर्य नीच के होकर बैठे हैं बुध के साथ में, और चंद्रमा की दृष्टि भी है, जिसकी वजह से ये खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं कि इन्हें बोलना क्या है। आचार्य जी, जब उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो बाबा बुलडोजर की गढ़ की बात तो होगी। आप वहां पर अगर हम बात करें तो उनके गढ़ में रवि किशन है और उनकी तरफ से है, और सभी की नजरें हैं गोरखपुर की सीट पर, रवि किशन प्लस गोरखपुर। ये इस बार कितना कमाल दिखा पा रहे हैं? देखिए एक चीज समझ लीजिए कि रवि किशन जी की कुंडली को बहुत अच्छे से देखने का मौका मिला, और ये बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 8 नंबर रवि किशन जी का भी है और 8 नंबर मोदी जी का भी है। अच्छा। दूसरी चीज ये है कि रवि किशन जी बहुत मेहनत करके और यहाँ तक पहुंचे हैं, और अभी भी उस आदमी के अंदर एक बहुत अच्छी चीज है कि वो अभी भी जमीन से उसका जुड़ाव बना हुआ है। देखिए रवि किशन जी के बारे में हम इतना ही कहेंगे कि जैसा कि हमने कहा कि जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है। और दूसरी चीज ये है कि योगी जी के साथ में जो प्रभाव है वो गुरु का है, देवगुरु बृहस्पति से जुड़े हुए हैं योगी जी। कहीं ना कहीं जब बृहस्पति का प्रभाव किसी भी मनुष्य के ऊपर पड़ता है, जब आपको कोई सही गुरु, एक अच्छा मार्गदर्शक आपको कहीं ना कहीं मिल जाता है, तो आपके जीवन में तो प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। तो बात आजमगढ़ की भी है यहाँ पर, और आजमगढ़ की लड़ाई बेहद खास है, और 2 लोग जो है वो खास बड़े नाम है। एक तो दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ है, और उनके सामने है धर्मेंद्र यादव। इन दोनों लोग की राशि जब आमने सामने आती है तो क्या कहती है आचार्य जी? देखिए मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो अब की बार का जो ये चुनाव है, क्योंकि
कुंडली के अकॉर्डिंग भी अगर हम देख रहे हैं तो निरहुआ जी ने यहाँ पर काफी अच्छी मेहनत की है, काफी अच्छा मेहनत किया है। और ये भी जो चुनाव होगा ये बहुत कांटे के टक्कर का होगा और बहुत ज्यादा बराबरी का होगा, जिसपे हमें उम्मीद है कि दोनों ही बराबर के ही होंगे। हाँ। लेकिन हमें उम्मीद निरहुआ जी की ज्यादा लगती है। हाँ। उसका कारण यह है कि देवगुरु बृहस्पति 30 तारीख को ट्रांसफर हो चुके हैं। हाँ। देवगुरु बृहस्पति के ट्रांसफर होने के बाद और अभी जो सूर्य भी ट्रांसफर हो रहे हैं, गुरु के साथ में आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से निरहुआ जी के लिए ये एक अच्छा साइन होगा। हाँ आचार्य जी, चूंकि हम बड़ी सीटों की बात कर रहे थे और उन बड़ी सीटों पर प्रत्याशियों की भी बात कर रहे थे, ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी है वो दावा करती है कि यूपी में इस बार 80 की 80 सीटों पर वो कमल खिलाएगी। इस हिसाब से, चूंकि देखिए मुझे जानकारी नहीं, आचार्य जी आप बता सकते हैं कि जब समाजवादी पार्टी की बात होती है, भारतीय जनता पार्टी, किसी पार्टी की बात होती है, तो इनके भी एक ग्रह नक्षत्र होते होंगे। तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी कितना इस बार कमाल करेगी? देखिए, बीजेपी की कुंडली को हमने जब देखा, क्योंकि जिस समय बीजेपी की स्थापना हुई थी 6 अप्रैल 1980 की, हाँ। तो बीजेपी की कुंडली हमने को जब देखने का मौका मिला तो बीजेपी की कुंडली में और नरेंद्र भाई मोदी की कुंडली में दोनों में एक समानता है कि दोनों की वृश्चिक राशि है। ठीक है ना। दूसरी चीज ये है कि ये चुनाव अभी देखिए 30 तारीख के बाद से कुछ तेजी इसमें आई है गुरु के ट्रांसफर होने के बाद, और अभी करीब करीब 8-10 तारीख के बाद से अभी और तेजी आनी है चुनाव में, और बहुत जबरदस्त चुनाव में तेजी आनी है। और बीजेपी की अगर हम बात करेंगे तो आज की तारीख में जो एक्टिव रोल है वो नरेंद्र मोदी जी का है। और हम अगर नरेंद्र मोदी जी की कुंडली की हम बात करेंगे तो उनके चतुर्थ भाव में इस समय शनिदेव आए हैं, जो निश्चित रूप से उनको बहुत जबरदस्त सफलता दिलाएंगे। और अगर हम बीजेपी की हम बात करते हैं तो बीजेपी की भी वृश्चिक राशि है, और वृश्चिक राशि के हिसाब से चतुर्थ में शनि आए हैं, पड़ रही है। उत्तर प्रदेश की चूंकि हम बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की हमने बात की, एक पार्टी को हमें भूलना नहीं चाहिए और वो है बहुजन समाज पार्टी। इस बार कमान जो है वो प्रचार के तौर पर आकाश आनंद संभाल रहे हैं, और आकाश आनंद के साथ सपोर्ट है मायावती का। मायावती के सितारे तो अभी लंबे समय से गर्दिश में हैं, लेकिन आकाश आनंद के आने से क्या कोई नया बदलाव नजर आता है? लेकिन मायावती का अपना बहुत जबरदस्त वजन है। मायावती जी की कर्क लग्न है, और हमको जहां तक थोड़ा सा याद है कि उनकी थोड़ी सी ग्रह दशाएं पिछले कुछ समय से ठीक नहीं चल रही थी, लेकिन अब इधर अगर देखें तो अभी 30 तारीख के गुरु के चेंज होने के बाद मायावती जी की भी कुंडली में बल आया है, और थोड़ा बहुत परसेंटेज वोट का इनका भी निश्चित रूप से बढ़ेगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। आगे आचार्य जी अगर हम बात करें तो चूंकि एक और व्यक्ति है जो बड़ा नाम है, केंद्रीय मंत्री भी हैं, नितिन गडकरी नागपुर से मैदान में है। आचार्य जी, आप नितिन गडकरी की जब हम बात कर रहे हैं तो चुनाव में विजय पताका लहरा पाएंगे क्या वो, और कितने अंतर से जो है वो जीत मिलेगी अगर मिलेगी तो? देखिए, नितिन भाई की अगर हम कुंडली को देख रहे हैं, ठीक है, वो बड़े प्रिंसिपल वाले आदमी हैं। हाँ। और उनका बर्थ टाइम तो नहीं है, लेकिन उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अगर हम चंद्र कुंडली और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देख रहे हैं तो ये तो पक्का है कि उनको जीतने से कोई रोक नहीं सकता। हाँ। वो उनको जीतने से कोई रोक नहीं सकता। हाँ। और नितिन गडकरी की आज की तारीख में जो हम स्थिति देख रहे हैं तो उसके हिसाब से मेरे को लगता है कि वो देश में कहीं से भी खड़े हो जाएंगे तो जीत जाएंगे, क्योंकि ऐसी कुंडली उनकी है। और सूर्य की स्थिति अभी 12-13 तारीख के बाद से सूर्य की स्थिति और बहुत प्रबल होने वाली है। तो नितिन जी की भी कोई चिंता नहीं है। कितने वोटों से जीतेंगे ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक बहुत अच्छे और बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे, ये तो पक्का है। हाँ, खैर जो लोग इस वक्त देख रहे होंगे वो उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। और मुझे लगता है आचार्य जी कि दरअसल मौका तो राजनीतिक विषय का है, और आप जब लोग इसको देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो अपने बारे में भी सवाल करना चाहेंगे। खैर आगे बढ़ेंगे। नितिन गडकरी के बाद उत्तराखंड के पौड़ी लोकसभा सीट की बात करेंगे। बीजेपी की प्रत्याशी हैं अनिल बलूनी, और उनका जलवा इस वक्त उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है तमाम रैलियों के जरिए, लेकिन चर्चा ये भी है कि मुश्किल भी है। तो उनकी राशि क्या कहती है सर?
देखिए, अनिल बलूनी जी की जो हमको डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ मिला है खाली, उसके हिसाब से इनकी जो हम कुंडली देख रहे हैं वो धनु राशि आ रही है। हाँ। और धनु राशि के हिसाब से अगर हम इनकी कुंडली देख रहे हैं तो जो गोचर की स्थिति है, क्योंकि कुंडली जो जन्म कुंडली है बिना पूरी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस के कोई गणना अच्छे से नहीं की जा सकती, लेकिन हम अगर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देख रहे हैं तो इनकी धनु राशि आ रही है। और मेरे को ऐसा लगता है कि इनको भी चुनाव में मुश्किल नहीं होनी चाहिए। हाँ। एकदम नहीं होनी चाहिए। प्रत्याशी नहीं है, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, वो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आप भले ही इस वक्त शायद आपके पास डेट ऑफ बर्थ हो या ना हो, सिर्फ नाम से मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस लोकसभा चुनाव में एक बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर है बीजेपी की तरफ से, उत्तराखंड में बीजेपी की पताका फहराने की, और काफ़ी चर्चित भी रहते हैं। तो उनके बारे में अगर हम जानना चाहें कि इस लोकसभा चुनाव के बाद, क्योंकि उनकी जो कोशिशें हैं वो कितना रंग लाएंगी उत्तराखंड के अंदर। देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि पुष्कर सिंह धामी को भी मैं बहुत अच्छे से स्टडी कर रहा हूँ। अगर धामी साहब की हम बात करें अगर, तो उनके अंदर का जो ठहराव है, और उनको हम बहुत रीड करे हैं, और आप लोगों के न्यूज़ चैनलों की वजह से ही उनकी जो बोलने चालने का तरीका है, बातचीत का जो तरीका है, जो बॉडी लैंग्वेज है, क्योंकि मेरी एस्ट्रोलॉजी थोड़ा सा दूसरे तरह की होती है, मैं बहुत सारी चीज़ों को देखता हूँ। तो मेरे को जो उनके अंदर का जो ठहराव लगता है, जैसे शांत पानी वाला होता है ना, तो ये उस तरह का ठहराव है। और कहीं ना कहीं जिसको कहते हैं ना कि एकदम से तूफान ला देने वाला ठहराव है। ठीक है ना। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इस धामी साहब का भी जो राजनीतिक कैरियर है ये आने वाले वक्त में बहुत बड़ा और बहुत शानदार है। हाँ आचार्य जी, इसमें एक और नाम है और बहुत चर्चित नाम है आचार्य जी। चुनाव नहीं लड़ रही हैं, लेकिन उनका बयान आया कि संचालन भी तो किसी को करना है, और वो है प्रियंका गांधी। अपने भाई के लिए चुनाव तो नहीं लड़ रही हैं, लेकिन पूरी तरह से उनके चुनाव का संचालन कर रही हैं। और राहुल गांधी की जीत या हार में प्रियंका गांधी का एक अहम योगदान रहने वाला है राजनीतिक हिसाब से। तो उनके जो सितारे हैं वो कितना उन्हें आगे लेकर जा रहे हैं, उनकी कोशिशों में कितना रंग ला पाते हैं और क्यों आचार्य जी? देखिए, प्रियंका जी की जब हमने कुंडली देखी और प्रियंका गांधी जी का भी जब हमने सारी चीज़ों को देखा हमने, तो ये कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि ये भविष्य की एक बहुत बड़ी तैयारी है। और राहुल गांधी जी से अगर देखा जाए तो प्रियंका गांधी जी की जो कुंडली है वो बहुत शानदार है, वो बहुत शानदार है। और हमको लगता है कि कहीं ना कहीं ये राहुल जी से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगी। क्योंकि आपने समाजवादी पार्टी की बात कही, बीजेपी की बात कही, तो आचार्य जी कांग्रेस के बारे में भी बता दीजिए। कांग्रेस की जो राशि है उसके हिसाब से आने वाले भविष्य में कितना कांग्रेस कमाल दिखा पाती है, या कमबैक अगर हम कह लें, जीत की तरफ भले ही ना बढ़ रही हो या बढ़ रही हो, लेकिन कमबैक कितना कर पा रही है सितारों के हिसाब से? देखिए, हम स्वतंत्र भारत की अगर हम कुंडली बनाते हैं 15 अगस्त 1947 की, ठीक है ना, रात पे जिस समय आपका सारी चीजें हुई थी, तो हम अगर उन सब चीजों को देखते हैं तो हमको एक चीज ये समझ में आती है कि फिलहाल आने वाले जो 10 साल हैं, मतलब ये चुनाव, ये तो निश्चित रूप से बीजेपी के हाथ में है। ठीक है ना, ये तो एकदम पक्का है। और क्योंकि कुछ स्टार्स, क्योंकि भारत की जो कुंडली है वो वृष लग्न की है और कर्क राशि है, तो मेरे को लगता है कि अभी फिलहाल आने वाले समय में तो हमको विपक्ष की कोई भी भूमिका किसी तरह की भी हमको इस चुनाव में नहीं दिखाई पड़ रही है। आचार्य जी, चूंकि आप अब लखनऊ में निवास है, राजनाथ सिंह आपके सांसद भी हैं लखनऊ से, और इस बार चुनावी रण में हैं, और देश के रक्षा मंत्री भी हैं। आचार्य जी, राजनाथ सिंह इस बार लखनऊ वासियों को साधने में कितना कामयाब रहने वाले हैं? राजनाथ सिंह जी की जो डेट ऑफ बर्थ है, जो कुंडली है और जो भी चीजें हैं, क्योंकि मेरे को लगता है कि इनको जीतना है और ये भरपूर वोटों से जीतेंगे। ठीक है।
और शायद मेरे ख्याल से अब की बार ये रिकॉर्ड बना के जीतेंगे। क्योंकि ग्रहों की जो स्थितियां हैं, इनकी एक्चुअली सिंह राशि आती है डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, तो मेरे को लगता है कि इनको बहुत मजा आने वाला है और निश्चित रूप से राजनाथ सिंह जी को जीतना चाहिए, होनी चाहिए। आचार्य जी, राजनाथ सिंह की बात मोटा भाई की कर लेते हैं, अमित शाह की। गुजरात की गांधीनगर सीट से चुनावी रण में उतरे हैं इस बार। कितनी उम्मीद है कि वो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि और खास तौर पर उनके फैसले भी जो है उनकी पहचान है। 370 पर एक फैसला ले चुके हैं पिछली बार और बड़ी जीत भी है उन्होंने हासिल की थी। इस बार क्या कह रही है उनकी राशि और बड़े फैसले भी क्या हो सकते हैं? देखिए, अमित शाह जी के बारे में हम सिर्फ इतना कहेंगे कि 22 अक्टूबर को ये पैदा हुए और 22 अक्टूबर को पैदा होने के बाद अभी पिछले दिनों हमको गांधीनगर जाने का मौका भी मिला। तो हम थोड़ा सा क्यूरियोसिटी होती है, हर जगह जाते हैं तो कुछ लोगों को समझने की कोशिश करते हैं। ये इनकी एक तो पूर्णमासी का जन्म है, ठीक है ना। पूर्णमासी का जन्म होने की वजह से इनके अंदर जिसको कहते हैं ना कि वो डर होता है जैसे, तो वो डर जैसी चीज नहीं है। तो ये बहादुरी के साथ में निर्णय लेते हैं और बहादुरी के साथ निर्णय लेके, खैर सीट तो इनकी भी निकलनी ही निकलनी है, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अमित शाह जी के लिए भी हम इतना ही कहेंगे कि इनको भी जीतना है, ठीक है ना। वाराणसी की बात और कर लेते हैं। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तीसरी बार ताल ठोक रहे हैं। इस बार प्रधानमंत्री की कुंडली क्या कह रही है, जीत की हैट्रिक लगा पाएंगे या नहीं? देखिए, मोदी जी के बारे में तो हमने बहुत रिसर्च की है और बहुत जबरदस्त रिसर्च की है। मोदी जी के लिए तो हम पूरे दिन बैठ के बोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं उनका फैन हूं इसकी वजह से है, लेकिन उनका ये सोच लीजिए कि 20 अप्रैल के बाद से जो समय शुरू हुआ है और 30 मई तक का जो समय फिलहाल आने वाले जो 10 साल हैं, मतलब ये चुनाव, ये तो निश्चित रूप से बीजेपी के हाथ में है, ठीक है ना। ये तो एकदम पक्का है। और क्योंकि कुछ स्टार्स, क्योंकि भारत की जो कुंडली है वो वृष लग्न की है और कर्क राशि है, तो मेरे को लगता है कि अभी फिलहाल आने वाले समय में तो हमको विपक्ष की कोई भी भूमिका किसी तरह की भी हमको इस चुनाव में नहीं दिखाई पड़ रही है। विपक्षियों ने क्या किया कि अपनी वाणी के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा, जैसे वाणी स्थान को हम कहते हैं कि राहु बैठ गया है, शनि देव आ गए, शनि देव भ्रमित कर दिए, ठीक है ना। हाँ जी, पानी पी लीजिए। हाँ। तो मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ राहु केतु का कमाल है कि ये विपक्षी जो पार्टियां हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, ये जानबूझ के, कई बार ऐसा लगता है हमको कि जानबूझ के सत्ता को परोस के दे रहे हैं कि आप लोग जीत जाओ, हम इंटरेस्टेड नहीं है जी। मतलब इस तरह की कई बार हमको जब न्यूज चैनल वगैरह में देखते हैं या और चीजों को देखते हैं, तो इन लोगों की अपनी वजह से मेरे को लगता है कि बीजेपी के लिए राह बहुत आसान है। सस्पेंस को आचार्य जी ने खत्म कर दिया और आखिर में बता दिया कि दरअसल आचार्य जी के हिसाब से, ज्योतिषाचार्य विजय वर्मा के अनुसार, सत्ता जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी और वाराणसी से नरेंद्र मोदी जीत रहे हैं, ये आचार्य जी का कहना है। खैर, अब ये ज्योतिष का जो सच है 4 जून को पता चलेगा। नतीजे जब सामने आएंगे तब समझ में आएगा कि आखिरकार किसके सितारे बुलंद रहे और किसका सूर्य अस्त हो गया। हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन इंडिया वॉइस पर खबरें लगातार जारी हैं। नमस्ते। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।